Hello friends, this is Nandini Gupta. Welcome to Nandini classes. Today I will be dealing with class 8th. I hope you are all good and I will be dealing with NCRT chapter 10 reaching the age of adolescence. Okay, this is the video part 2. Today we'll be starting with 10.6. How is the sex of the baby determined? Hormones other than sex hormones 10.7. 10.8 role of hormones in completing life history of insects and frogs. ओके 10.9 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई मीन टू हेडिंग. एंड दिस इज एडोलसेंस प्रेगनेंसी लास्ट टॉपिक. तो आई विल बी डीलिंग विद दीज टॉपिक्स. मैंने ये सारे टॉपिक्स पार्ट 1 वीडियो में फिनिश कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं. ओके, so this is 10.6. How is the sex of the baby determined, boy or girl? This is our first topic in this video. So let's start. Determining the sex of the baby. It is instructed to determine by the fertilized egg or zygote. सेक्स ऑफ द बेबी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हेन स्पर्म एंड ओवम गेट फ्यूज्ड एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर, फ्रॉम देयर जाइगोट इज फॉर्म. तो वहाँ से हमें उस जाइगोट से हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल. यहाँ पे कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो होता है वो क्रोमोसोम्स का होता है. तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम. द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. दैट वी कॉल एज इंस्ट्रक्शन. तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इसको सिंगल क्रोमेटिड बोलते हैं. और लेट्स से कि ये जो है मेल गैमेट से लिया है और ये फीमेल गैमेट से लिया है, तो यहाँ पे फ्यूज़ होके ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वन क्रोमोसोम्स इंक्लूड फ्रॉम फीमेल एंड वन फ्रॉम फीमेल, तो इट फॉर्म डिप्लॉयड ये बनता है. यानी कि ये जो है इसमें क्रोमोसोम्स में दोनों फीमेल और मेल के इंस्ट्रक्शन होंगे. फिर सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल. तो 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स ऑलवेज हैव इन पेयर. ओके, तो 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स. हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम्स. सो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ 23 पेयर्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. 2 क्रोमोसोम्स जो हैं 23 पेयर्स में से सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. अगर फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, लाइक XX, यहाँ पे ये XX प्रेजेंट है, तो ये क्रोमोसोम्स हम किसका मानेंगे कि फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है. और मेल का जो है यहाँ पे 1 X क्रोमोसोम होता है एंड 1 Y क्रोमोसोम होता है. Y क्रोमोसोम्स जो हैं, जैसे कि ये मेल का क्रोमोसोम है, एक X होता है और एक Y होता है. X जो है दोनों इस तरह क्रोमोसोम होते हैं और Y का जो स्ट्रक्चर है एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये XY क्रोमोसोम उसमें होते हैं. तो दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स विच आर इन्वॉल्व इन द मेल एंड फीमेल. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे. इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे लिया है. यहाँ पे स्पर्म्स किससे मिलता है, किस गैमेट से, किस पर्सन से मिलता है? मेल से. तो स्पर्म्स आर फॉर्म इन मेल्स. ओके, तो वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. एक X हो सकता है और एक Y क्रोमोसोम हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेल्स में 2 डिफरेंट गैमेट्स होते हैं. एक X गैमेट हो सकता है और एक Y गैमेट हो सकता है. और X में
जो फीमेल में एग्स फॉर्म होता है, ये फीमेल में एग्स फॉर्म होता है और मेल्स में स्पर्म फॉर्म होता है। तो एग्स में सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व, एक्स एंड एक्स। तो यहाँ पे फ्यूजन में आता है, जो भी डिफरेंस आता है जेंडर जो डिसाइड करता है वो फ्यूजन के बाद ही डिसाइड करता है। आइदर एक्स वाई इज़ फ्यूज और आइदर एक्स एक्स फ्यूज। इफ़ एक्स एक्स इज़ फ्यूज्ड द गैमेट फॉर्म, तो वहाँ पे हमें एक्स एक्स अगर फ्यूज़ होता है तो गर्ल का जेंडर बनता है, और अगर एक्स वाई का फ्यूजन होता है तो एक्स वाई में बॉय का जेंडर बनता है। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल हैं विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो हैं यही डिसाइड करते हैं कि सेक्स ऑफ द बेबी क्या होगा, मतलब पर्सन जो बनेगा ये वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, तो अगर किसी ने पूछा डायरेक्टली कि सच डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कौन रिस्पॉन्सिबल है या किसके द्वारा होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ये जेंडर डिसाइड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं 10.7 हेडिंग का कि उसमें क्या गिवन है। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेल एंड फीमेल का, उसके अलावा भी हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और एनसीईआरटी में गिवन है। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रही हूँ ये एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज़ गिवन है, मैंने इसी को ही एक्सक्लूडेड पार्ट एक्सट्रैक्ट किया है ताकि आप लोग को पॉइंट्स में सब कुछ मिल जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं जैसे कि अटैच टू द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन से अटैच होता है, पी सीड जैसा। जैसे सपोज करो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है ब्रेन में। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है। फिर उसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मटर के दाने के जैसा पी सीड के बराबर होता है। यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस एंड ओवरीज को टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स। यहाँ जब प्यूबर्टी एज आती है तो पिट्यूटरी स्टार्ट स्टिमुलेटिंग, मतलब सिग्नल भेजता है टेस्टिस एंड ओवरीज के पास कि ताकि वो अपने हॉर्मोन्स जो हैं रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स जो सिक्रेट करते हैं वो सिक्रेट करें। और दूसरा है सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑल्सो स्टिमुलेट हार्मोन्स जो सिक्रेट बाय थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से और थायराइड ग्लैंड से भी जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो सिग्नल पहले किससे भेजे जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। देन थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड जो है अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता है। अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ये एनसीईआरटी में केवल थायरोक्सिन गिवन है, वैसे तो T3 भी इसमें सिक्रेट होता है, वो एडिशनल है। यहाँ पे एनसीईआरटी में केवल थायरोक्सिन गिवन है जिसे हम T4 भी कहते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन इसका T4 का फुल नेम है। तो लैक ऑफ थायरोक्सिन कॉज गोइटर, अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए थायराइड ग्लैंड से तो कौन सी बीमारी हो जाती है, गोइटर। और गोइटर क्यों होता है, कौन से एलिमेंट ना होने के कारण, आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और इसमें जो है थायराइड ग्लैंड जो है प्रोट्रूडेड हो जाता है। लाइक यहाँ पे ये नेक रीजन है, सपोज करो ये नेक रीजन है और ये थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरह प्रोट्रूडेड हो जाता है, सिस्ट टाइप का फॉर्म कर लेता है, लगता है कि ये कुछ निकला हुआ है, गले नेक रीजन जो है वो काफ़ी प्रोट्रूडेड हो जाता है। प्रोट्रूडेड का मतलब उभर के निकलना, राइट। तो अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ मूव करते हैं। नाउ थर्ड ग्लैंड है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम एंडोक्राइन पार्ट ही सिर्फ पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। सिक्रीट इंसुलिन, पेंक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। लैक ऑफ दिस हार्मोन कॉज डायबिटीज़। आईसीएसई बोर्ड में ये सारी चीज़ें बहुत ब्रीफ में दी हुई हैं, तो उनके मैं सेपरेट वीडियोस बना दूँगी। तो एनसीईआरटी के लिए बस यही चीज़ें फॉलो करनी है क्योंकि सिलेबस में हमारी यही सब गिवन है, इससे अदर मतलब आउटसाइड में कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग यहीं तक
सिर्फ लिमिट हो सकते हैं। तो लैक ऑफ दिस हार्मोन कॉज डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ जो हाँ अमूमन ये डिज़ीज़ जो है बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि डायबिटीज़ बहुत जल्दी कॉज हो जाता है। अबव 30 इट विल बी हैपन टू एवरीबडी, मतलब आउट ऑफ 3% वन हैव डायबिटीज़। बिकॉज वो क्यों होता है? बिकॉज पेंक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो पेंक्रियाज नहीं सिक्रेट कर पाता है। कि इसका मैकेनिज़्म भी है कि ये कैसे क्या होता है, क्यों नहीं इसका फंक्शन जो इन्वॉल्व होता है इंसुलिन का, वो क्यों डायबिटीज़ कॉज करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, तो अब फोर्थ आता है एड्रिनल ग्लैंड, प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेलिन, इट बैलेंस सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द ब्लड। एड्रेलिन जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन ब्लड का मेंटेन करता है और इट हेल्प्स टू एडजस्ट स्ट्रेस, एंग्री, एम्बेरस्ड और वरीड इन द बॉडी। जो भी कभी स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है या गुस्सा आ जाता है या एम्बेरसिंग मोमेंट कहीं फेस करना होता है, तो वहाँ पे हमारी बॉडी को कौन बैलेंस करता है? एड्रेनल हार्मोन, और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी द पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। पोजीशन क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इन ह्यूमन बॉडी? इसमें ये इस तरह से आ सकता है कि ये स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड रहे एग्जामिनेशन में और आपको ये लेबलिंग करने को आ जाए, तो इसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे ब्रेन में मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, पी सीड शेप का होता है। नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और किडनी के ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले फैटी मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड उसे बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा सिक्रेट होता है हार्मोन? एड्रेनलिन। ओके, पेंक्रियास से कौन सा सिक्रेट होता है? सिक्रेट तो बहुत सारे होते हैं, 2-3 जो मेन होते हैं, लेकिन आपके बुक में केवल इंसुलिन का नाम दिया हुआ है। तो पेंक्रियास क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। और ये जो है वेंट्रली, बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। वेंट्रल मीन्स आगे जहाँ पे स्टमक की पोजीशन होती है वहाँ पर। ओके, और किडनी बैक साइड में होती है, इसीलिए मैंने इसको फ्रंट पे बनाया और किडनी बैक साइड पे बनाया है। ओके, और दिस इज़ द पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी का ये जो होता है ये यहाँ पे अटैच होता है। ओवरी जो है ये इसकी पोजीशन ये है, ये फेलोपियन ट्यूब है और दिस इज़ अ यूट्रस पार्ट। और ये फीमेल्स में पाया जाता है और मेल्स में टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस इज़ प्रोट्रूडेड पार्ट एक्सटर्नली वी कैन सी। और यहाँ पे जो है ये टेस्टिस का जो है एपिडिडाइमिस से होकर जो है स्पर्म डक्ट से बॉडी में एंट्री हो जाती है। कॉन्वोल्यूटेड पाथ फॉलो करता है, मीन्स यूरेटर के पीछे घूम कर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से मिल जाता है। ओके, नाउ वी विल बी डीलिंग विद 10.8 हेडिंग। 10.8 है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। जो हॉर्मोन्स का रोल है लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में इंसेक्ट्स और फ्रॉग में, वो हम पढ़ेंगे। तो क्लास 7th में हमने पहले सिल्क मॉथ का साइकिल या हिस्ट्री पढ़ लिया है। अब फ्रॉग का भी थोड़ा बहुत दिया था। फ्रॉग का इसमें एनसीईआरटी में 8th में गिवन है, तो वो हमें थोड़ा सा पढ़ना है। सिल्क मॉथ क्या है? कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एडल्ट मॉथ। इसका यंग एज है। कैटरपिलर से जो है हम जो यंग स्टेज है, कैटरपिलर का स्टेज होता है और वो पास ऑन होते 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 वो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉग का क्या है? फ्रॉग का यंग स्टेज कौन सा है? टैडपोल। लेटर टैडपोल और स्टार्टिंग का जो है टैडपोल का स्टेज होता है, उसमें काफ़ी डिफरेंट फीचर्स पाए जाते हैं। पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम फ्रॉग। तो ये काफ़ी सारे स्टेजेस से पास होता है कि वो फ्रॉग बने। ये साइकिल जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में ये पूछे जा सकते हैं। एक पोर्शन और आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो होता है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है यंग स्टेज से एडल्ट स्टेज से
जो है, तो द चेंज इन फ्रॉग फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जो फ्रॉग से जो है फ्रॉग में जो चेंजेस आते हैं लार्वा से एडल्ट बनने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है ये फ्रॉग में जो प्रोसेस लाइफ साइकिल चलती है उसका नेम है मेटामॉर्फोसिस। और ये इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम, नेम द साइकिल प्रोसेस, नेम द प्रोसेस इन विच फ्रॉग changes its position या changes his larva to adult is called metamorphosis। तो वो आप MCQs में आप दे सकते हैं। इन insect it is controlled by insect hormone, in frog it is controlled by thyroxine produced by thyroid। Thyroxine जो है it requires the presence of iodine in water। if iodine lacks in water the tadpole does not become adult। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये मैंने कई बच्चों से पूछा भी था कि यहाँ पे थायरॉक्सिन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, थायराइड से। लेकिन फ्रॉग में एक कंडीशन इम्पॉर्टेंट है कि अगर वाटर में आयोडीन का लेवल कम है तो वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट हो पाएगा जहाँ पे आयोडीन अच्छी मात्रा में वाटर में प्रेजेंट होगा। अगर जो है आयोडीन लैक्स इन वाटर तो टैडपोल जो है वो एडल्ट में नहीं बन पाएगा। यहाँ पे कुछ हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि हम कुछ एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं अपने वीडियो सीरीज़ में। जो 10.1 और 10.2 जो है एक्टिविटी हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था, अब 10.3 जो है इस वीडियो में करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट। इम्पोर्टेंस हमें बताना है, आयोडाइज सॉल्ट की इम्पोर्टेंस बतानी है। जो हम लाइफ में कंज्यूम करते हैं उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरियाज या स्टमक में बैक्टीरियाज जो हैं कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो तो सही है, हमारे लिए लाइफ के लिए सही है। लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया जो एंट्री हो जाती है वो आयोडाइज सॉल्ट से वो क्या कहते हैं अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया से हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि प्रोमोट्स हार्ट हेल्थ एंड कीप्स अस हाइड्रेटेड। ये आयोडाइज सॉल्ट्स कंज्यूम करने से हमारे हार्ट का जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी को रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू क्रिएट द हार्मोन्स दैट रेगुलेट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये जो है हार्मोन्स को क्रिएट करने में काम आता है। इसका मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे थायराइड ग्लैंड है उसमें आयोडीन का जो हमने पढ़ा था कि इट लैक्स आयोडीन, तो वहाँ से गोइटर हो रहा है, तो डिजीज़ कॉज हो रहा है। तो वहाँ पे आयोडीन जो है वो हार्मोन्स, यहाँ पे लिखा है ना क्रिएट द हार्मोन दैट रेगुलेट हार्ट रेट, यहाँ पे तो है कि लेकिन हार्मोन्स जो सिक्रेट कर रहा है वहाँ पे आयोडीन की यूज़ होती है। तो वो जो है वहाँ से जब हार्मोन सिक्रेट करता है बनकर क्रिएट होकर तो रेगुलेट करता है हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉज फैटीग कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। हार्मफुल बैक्टीरिया कभी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें लेथार्जी फील होती है, फैटीग मतलब थकावट होती है, फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़, हेडेक जो सिर में दर्द होता है, ये चीज़ें होती हैं हार्मफुल बैक्टीरिया के कॉज होने पर। ओके, नाउ वी विल बी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है 10.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि हेल्थ क्या है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, मतलब इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के लैंग्वेज में ही आएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द फिज़िकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। यहाँ पे फिज़िकल शारीरिक, सोशल सामाजिक, मेंटल मानसिक, तो इन तीनों का जो स्टेट ऑफ वेलबींग है, मतलब जो पोजीशन है, जो स्टेज है इसकी इंडिविजुअल की, मतलब किसी एक पर्सन की, इन तीनों स्टेट में अगर वो व्यक्ति सही है तो हम उसे
ऐसा कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो हेल्दी है, हेल्थ में है, उसे कोई बीमारी नहीं है। अब उसके लिए चाहिए क्या कि नीड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट पे जो है उसे होना चाहिए, ठीक है, उसे संतुलित आहार लेना चाहिए। और सेकंड है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई, रोज़ नहाना और अपने बॉडी को अच्छी तरह से साफ़ करना। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हेल्थ को मेंटेन करने में काम आता है। और तीसरा है अंडरटेक एडिकेट फिज़िकल एक्सरसाइज। हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज अच्छी मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। दीज आर ऑल एसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोइंग ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस में जब भी कोई ये स्टेज आती है तो हमें बैलेंस डाइट अच्छी, हमें न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और फिज़िकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ओके, नाउ इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंस। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस मतलब कि एडोलसेंस में न्यूट्रिशनल नीड क्या है। ये बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट संतुलित आहार हम लेना चाहिए मतलब। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये एग्ज़ाम में आता है और ये 6 का पॉइंट है, कीवर्ड्स इन क्लास 6 कीवर्ड में ये गिवन है बैलेंस डाइट, ठीक है। तो जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इट कंटेन्स एन एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ग्रो, रिमेन हेल्दी एंड बी डिजीज़ फ्री। मतलब हमें रिमेन हेल्दी मतलब कि हम इतने एडिकेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में हम न्यूट्रिएंट्स लें बॉडी के ग्रोथ के लिए, जिससे हम हमेशा हेल्दी रहें और डिज़ीज़ फ्री रहें, कोई भी डिज़ीज़ हमें जल्दी से आए ना। कई बार हमें देखा जाता है कि बच्चे जो है यंग एज में भी बहुत बीमार रहते हैं, कभी बुखार हो जाता है, कभी पेट से परेशानी हो जाती है। तो वो इसी वजह से है कि वो बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं करते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ। लेकिन हम जो भी पर्सन एडोलसेंस एज में बैलेंस डाइट को मेंटेन कर लिया, वो बहुत मतलब अपने लेटर एज में भी वो सुखी रहेगा, ठीक है। ज़्यादा ये फास्ट फूड, जंक फूड ना लेकर ये न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम करेगा। लेकिन वही है, ठीक है, बच्चे जो है खाते हैं, इसीलिए वो बीमार भी होते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। चलो, मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन। इंडियन मील इज़ अ बैलेंस मील। जो इंडियन मील हमारा है ये बैलेंस मील है, जैसे रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल, ठीक है। और मिल्क एंड फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू अ ग्रोइंग बॉडी। तो हमें मिल्क और फ्रूट्स जो है ज़रूर से ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और हमें बैलेंस डाइट, इंडियन मील जो हमारा बना हुआ है, इसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। संतुलित आहार मतलब हमने बैलेंस होकर सारी चीज़ें, न्यूट्रिशंस जो हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स जो है प्रॉपर पोर्शन में हमने ले ली है। तो इससे जो है हमारी बॉडी हेल्दी रहती है ना, हमें कोई डिज़ीज़ नहीं होती है। अब हम मूव करते हैं सम एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी 10.4 है, आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे। आपने जो भी प्रीवियस डे में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो भी आइटम्स लिए हैं उनको लिस्ट बना लें, और आप ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने जंक फूड खाया है या न्यूट्रिशियस फूड खाया है जो हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड आइडेंटिफाई जंक फूड। तो कितनी मात्रा में आपने जंक फूड खाया है और कितनी मात्रा में आपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशियस फूड खाया है, तो इसका इवैल्यूएशन करना, यही एक्टिविटी थी। और एक्टिविटी 10.5 में क्या है, डाइट फॉर एडोलसेंस। अब यहाँ पे एनसीईआरटी जो है हमें बता रही है कि एडोलसेंस के लिए डाइट क्या क्या होना चाहिए। जैसे अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एंड एग्स, ग्रेन्स। तो ये न्यूट्रिशियस आइटम है जो कंज्यूम करना चाहिए एडोलसेंस एज में, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटी थी जो इन्वॉल्व हो रही है हमारे सिलेबस में।
यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं, जैसे एडोलसेंस एज में जो है डाइट क्या रखनी चाहिए, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और इसमें सोर्सेज और जो है डिजीज़ भी आती हैं वो। एनीवे, सेकेंड पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। हमें पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। शुड हैव बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। हमें एक दिन में एक बार ज़रूर नहाना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स स्वेट ग्लैंड्स मेक्स द बॉडी स्मेली। इफ़ इट इज़ नॉट, देन देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड, यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वो जो है सिक्रेट करते हैं, तो स्मेली बॉडी स्मेली हो जाती है। और स्वेट में ऑब्वियसली नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, तो उससे और भी बॉडी जो है वो बुरी स्मेल करती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कॉज करने के चांसेस हो जाते हैं। इन केस ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग menstrual flow, देयर must be use a sanitary napkins or clean homemade pads. Change pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. तो ड्यूरिंग menstrual flow पर्सनल हाइजीन का मतलब हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेज पे ऐसे टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। menstrual फ्लो के वक्त आप अच्छे से अपना नैपकिन वगैरह चेंज कर दें 4 to 5 आवर्स में। This is for personal hygiene. Now we will move to next topic. Now we will be move to physical exercise. हमें physical exercise भी करना चाहिए। हमें regular physical exercise करना चाहिए। Walking and playing in the fresh air keeps the body fit and healthy. All boys and girls should walk, exercise and play outdoor games. तो हमें वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और अपने स्केड्यूल से निकाल लेना चाहिए। कुछ खेलने के लिए समय निकाल लेना चाहिए, ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके, जिससे हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहे। सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक्सरसाइज और आउटडोर गेम्स ज़रूर प्ले करना चाहिए। यंग एज है तो आप खेलो अच्छे से, है ना, पढ़ो भी, खेलो भी, सब कुछ करना है। एक्टिविटी 10.6 है। अब यहाँ पे जो है ये लास्ट एक्टिविटी थी बुक में, तो यहाँ पे ये नोटिस करना था कि डिफरेंस बिटवीन द पीपल यंग हु डू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड योगा ऑल्सो डू नॉट डू दिस एक्टिविटी। मतलब उन लोगों को भी नोटिस करना है जो योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और उन लोगों को भी नोटिस करना है जो योगा और एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें डिफरेंस हमें बताना है ना। फोर्थ पॉइंट है से नो टू ड्रग्स। हमें हर वक्त जैसे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई तो हमें तुरंत दवा नहीं खानी चाहिए। बॉडी को लड़ने के लिए थोड़ा सा उसको प्रेशर लगाना चाहिए, कि ताकि वो ठीक हो जाए। खुद भी हमारी बॉडी खुद में सेल्फ डिफेंस एक सिस्टम क्रिएट करती है। पहले बॉडी खुद डिफेंस करती है, अगर वो नहीं सही होता, कुछ टाइम तक नहीं सही होता, तब आप ड्रग्स ले सकते हैं। ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन। तो मेडिसिन को हमने तुरंत नहीं लेना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे है ड्रग्स आर एडिक्टिव, से नो टू इट अनलेस इट इज़ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर फॉर एनी सम रीज़न इन एडोलसेंस एज में जल्दी हमें मेडिसिन नहीं कंज्यूम करना चाहिए, एडिक्टिव हो जाती हैं। ड्रग्स रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हेल्थ और हैप्पीनेस, हमारी खुशी और हमारे शारीरिक हेल्थ को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे एक डिज़ीज़ का ज़िक्र है आपके एनसीईआरटी में, एड्स, दिस इज़ कॉज्ड बाय वायरस HIV। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो है डिज़ीज़ ये कॉज करता है किस वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। ट्रांसमिशन इसका बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है। और एड्स में कुछ इस तरह की हालत हो जाती है, जब वो लास्ट स्टेज पे एड्स उनकी बीमारी किसी पर्सन में पहुंचती है, तो वो अपना पेन लेने के काबिल नहीं हो पाता। उसकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, इतना ज़्यादा उसके अंदर वीकनेस आ जाती है कि वो खुद एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पी पाता। इतना ज़्यादा इसमें ये प्रॉब्लमेटिक डिज़ीज़ है एड्स। और ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है ये काफ़ी बड़ा वायरस है जो है डिजीज़ कॉज करता है। तो दिस वायरस कैन पास फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द नॉर्मल पर्सन बाय शेयरिंग सिरिंजेस एंड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। जो इंजेक्शन हमें लगाए जाते हैं, अगर किसी पर्सन को हुआ रहता है एड्स और उसी इंजेक्शन से दूसरे पर्सन को लगा दिया जाए, तो इससे भी एड्स होने के चांसेस होते हैं।
और इन्फेंट्स में कैसे ट्रांसमिशन होता है, फ्रॉम मदर इन्फेक्टेड थ्रू हर मिल्क बाय, और दूसरा है बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर जो है इन्फेंट में, नवजात शिशु में मदर के द्वारा इन्फेक्शन फैल जाता है थ्रू हर मिल्क, ठीक है, मिल्क रिजेक्शन होता है तो वहाँ से इन्फेंट में ये बीमारी पहुँच जाती है। और इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई एड्स से या इससे HIV से इन्फेक्शन है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उससे रख रहा है तो उससे भी ट्रांसमिशन हो जाता है। नाउ वी विल बी डीलिंग विद एडोलसेंस प्रेगनेंसी। लास्ट टॉपिक है एडोलसेंस प्रेगनेंसी। क्या है? लीगल एज फॉर मैरिज गर्ल्स इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज, बॉय का है 21 ईयर्स एज। तो यहाँ पे लीगल मैरिज एज जो है वो 18 और 21 ईयर्स है। और इससे बिफोर मतलब एडोलसेंस प्रेगनेंसी बहुत ही हार्मफुल होती है, बिकॉज गर्ल्स जो हैं वो रेडी नहीं रहती हैं, उनका मेंटली ग्रोथ खुद का ही हो रहा होता है एडोलसेंस एज में, तो वहाँ से जो है वो बेबी को भी प्रॉब्लम होती है। मतलब बिफोर लीगल एज मैरिज इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स इन मेंटली एंड फिजिकली फॉर मदरहुड। मतलब माँ बनने के लिए मेंटली, मानसिक तौर पे और फिज़िकली, शारीरिक रूप से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। जल्दी शादी करके जो है प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाती है। कई बार मेंटली इफ़ेक्ट हो जाते हैं, गर्ल्स जो हैं मेंटली डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाती हैं, तो उससे हमें बचना है। कर्टेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और जो लोग मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, आजकल तो आफ्टर मैरिज भी लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सम हाउ 90% में ये केसेस चांसेस होते हैं कि बिफोर मैरिज अगर एम्प्लॉयमेंट वो जो है कर सकें फीमेल्स, तो उनके लिए अच्छा है। मतलब अगर वो मदर हो जाती हैं तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो पहले अपने बेबीज़ को प्रायोरिटी देंगी, फिर अपने करियर को। समहाउ इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर अब कुछ मिथ्स हैं और टैबूज़ हैं, डू एंड डोंट्स हैं, ठीक है, जो हमें सुनने को मिलता है समाज में, सोसाइटी में। तो देयर आर मेनी रॉन्ग नोशंस विच वी शुड नो एंड नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन्फॉर्म्ड एडोलसेंस। अब हमने ये दोनों पार्ट्स में, ये वीडियोस में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल गई है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और जो भी मिथ्स हैं, जो भी टैबूज़ हैं, उनको हटाकर बॉयज़ एंड गर्ल्स को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेनी है कि अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और ये मिथ फैला है कि गर्ल्स अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान किसी भी लड़के को देख लेती हैं तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका पूरा एक प्रोसेस है, चैप्टर 9 में आपने डील किया होगा इससे। सेकेंड पॉइंट है द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। ये मेन जो है नोशन है कि मदर को कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी होना पड़ता है, कि कोई भी चाइल्ड होता है बॉय या गर्ल, तो वो रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है? मदर को, कि मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, कि लड़का हो गया या लड़की हो गई तो उसका जिम्मा किसको है? मदर को है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फादर इज़ द उनके जो है क्रोमोसोम्स में डिफरेंस किस में है? फादर के क्रोमोसोम्स में है, और मदर तो सेम क्रोमोसोम्स रखती है, XX, है ना, हमने अभी डील किया है उससे। तो आप ये समझ सकते हैं कि फादर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा। लेकिन मैं अपना मेरा ये पर्सनल व्यू है कि यहाँ पे फादर या मदर कोई भी जो है डिसाइड नहीं कर सकता कि जो है हमें लड़का होगा या लड़की, क्योंकि ये नेचर ने डिसाइड करना है। नेचर को ये डिसाइड करना है कि वो जो है बॉय होगा या गर्ल होगा। ये प्रोसेस पूरी इंटरनल होती है, तो इसमें कोई देख नहीं सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी जो है नोशन काफ़ी जो है देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुएशन के वक्त वो किचन में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग इसको हाइजीन से भी जोड़ते हैं, बहुत लोग इसको रिलीजन से भी जोड़ते हैं, ठीक है, कि एक गर्ल है मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो किचन में काम नहीं कर सकती। चौथा है मेनी मोर लाइक दिस,
दीज आर ऑल नॉट फैक्ट्स बट मिथ्स, ये सारे फैक्ट नहीं हैं, ये मिथ्स हैं। क्या हैं? ये झूठी एक मिथ्स है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट गिवन बिलो। Okay, bye bye, see you all next time.